My name is Kaushik, and today we will be talking about Murder in Cathedral. This drama is written by T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot. And Thomas Stern Eliot is a modernist writer, and he is a representative writer of modern age. We will be covering in this lesson about the author session and summary, important characters and themes. इस सेशन में हम लोग ऑथर के बारे में पूरा देखने की कोशिश करेंगे एंड समरी देखेंगे, साथ में हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं और थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो समरी और थीम्स होती हैं। अगर आपको समरी अच्छे से याद होती है तो कैरेक्टर्स आप लोगों को अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं थॉमस एलियट के बारे में। इनका जो पूरा नाम है वो है थॉमस स्टर्न एलियट, and he was born on September 26, 1888. So you can remember this date. I was born in 1988, so I can easily remember just 100 years before he was born. So in this way you can correlate the dates of English literature. आप भी correlate करके याद कर सकते हैं, इससे आप लोगों को काफ़ी दिनों तक ये याद हो जाएंगी चीज़ें। सेंट लुइस मिसूरी में इनका जन्म हुआ था। थॉमस स्टर्न एलियट वॉज एन अमेरिकन इंग्लिश पोइट। ये अमेरिकन इंग्लिश पोइट हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। He was a playwright as well, literary critic and editor who was a leader of the modernist movement. As I told you कि ये modernist movement in poetry, he was a great modernist writer, and in such work The Waste Land in 1922 and Four Quarters in 1943. So it was an important work by the writer. His experience in diction, style and versification revitalized English poetry, and in a series of critical essays he shattered old orthodoxies and erected new ones. तो क्यों हम इनको एक मॉडर्निस्ट इम्पोर्टेंट राइटर मानते हैं? उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे डिक्शन के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, वर्सिफिकेशन के ऊपर, और जो उन्होंने काफ़ी सारे क्रिटिकल एसेज लिखे थे। उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्सीज थी राइटिंग में, इंग्लिश लिटरेचर में, उन्होंने उस पर अटैक किया और उनको चेंजेस किए, और काफ़ी सारी न्यू थ्योरीज भी वो लेकर आए थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। इन 1948 ही वॉज अवॉर्डेड बोथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। उन्होंने 1948 में दो बहुत इम्पोर्टेंट उनको प्राइज मिले थे लिटरेचर में। पहला था द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948। सो यू कैन रिमेंबर दिस वन। अगर आप 80 उनकी लाइफ में आप देख सकते हैं 48, 88, इस तरह से आप इसे थोड़ा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं चीज़ों को याद करने के लिए। Eliot entered Harvard in 1906 and received a BA in 1909. So उन्होंने हार्वर्ड में जो एंटर किया था और 1906 में किया था, और उनका जो BA कंप्लीट हुआ था वो 1909 में हुआ था। अब अगर बात करें उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रेफ्रॉग बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। स्विनी अमंग द नाइटिंगेल्स इन 1919, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इन 1919, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका हम बोल सकते हैं लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है। जेरेंटाइन और जेरेंशन, ये जेरेंशन इनका 1920 में पब्लिश हुआ था। द मेटाफिजिकल पोइट्री 1922, it's a Hamlet and his problem. It's not Helmet actually, it is Hamlet and his problems. So The Waste Land in 1922, The Hollow Man in 25, 26, Sweeney Agonist, and The Journey of the Maggie in 1927, Ash Wednesday in 1930, and Four Quarters in 1945. The Rock was published in 1934, Murder in Cathedral, which we are going to talk about now, in 1935, The Family Reunion in 1939, and The Cocktail Party in 1949. The Confidential Clerk in 1953, and The Elder Statesman in 1959 was published. Now let's talk about Murder in Cathedral. इट वॉज अ वर्स ड्रामा। जो मर्डर इन कैथेड्रल है
ये एक वर्स ड्रामा है एंड फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1935। ये 1935 में सबसे पहले इसे परफॉर्म किया गया था। द एक्शन ऑफ इन द कैथेड्रल पार्ट 1 टेक्स प्लेस ऑन December 2, 1170। द डे दैट आर्च बिशप थॉमस बैकेट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आर्च बिशप थॉमस बैकेट रिटर्न टू इंग्लैंड एंड 27 days बिफोर हिज मर्डर बाय 4 knights ऑफ किंग हेनरी सेकेंड। तो जो आर्च बिशप थॉमस बैकेट थे, उनका जो मर्डर हुआ था वो किंग हेनरी सेकेंड के जो नाइट्स थे उन्होंने किया था, और वो 4 थे। तो आपको ध्यान रखनी ये चीज़ें। अब कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले थॉमस। सो थॉमस जो है वो थॉमस बैकेट है, इज द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी एंड फॉर्मर चांसलर ऑफ इंग्लैंड। ये फॉर्मर चांसलर ऑफ इंग्लैंड भी रहे हैं। एंड द सेकंड इज कोरस। सो द कोरस ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल कंप्राइजेज द वुमेन ऑफ कैंटरबरी। तो जो कोरस है उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका द वुमेन ऑफ कैंटरबरी। वो हैं जो कोरस में है वो वुमेन ऑफ कैंटरबरी हैं। तो इसके बाद जो अगला आपका कैरेक्टर है वो है आपका हेरोल्ड। हेरोल्ड है अ मैसेंजर हु ब्रिंग्स वर्ड दैट थॉमस बैक्टर हैज रिटर्न टू इंग्लैंड एंड विल सून अराइव इन कैंटरबरी। तो जो हेरोल्ड है वो एक मैसेंजर है जो बताता है कि थॉमस बैकेट इंग्लैंड में पहुंच चुके हैं और जल्दी ही वो कैंटरबरी में आएंगे। फर्स्ट प्रीस्ट, जो पहला जो प्रीस्ट है, अ नेमलेस प्रीस्ट ऑफ कैंटरबरी कैरेक्टराइज्ड बाय हिज एक्सेसिव mournfulness एंड वरी। Second priest, a nameless priest of Canterbury characterized by his pragmatism। जो सेकंड प्रीस्ट है वो आपका pragmatism से रिलेटेड है, तो आप लोगों को याद रखना है। थर्ड प्रीस्ट जो है और नेमलेस प्रीस्ट है अगेन ऑफ कैंटरबरी, कैरेक्टराइज्ड बाय हिज पेशेंस। तो जो सेकंड है वो pragmatism के लिए है, जो थर्ड वन है वो आपका पेशेंस के लिए है। नाउ let's talk about the first temper। The first man to tempt Thomas identifies himself as Old Tom। ये जो फर्स्ट टेम्प्टर है वो उसका जो नाम है वो है आपका ओल्ड टॉम, जो खुद का नाम ओल्ड टॉम बताता है। सेकंड टेम्प्टर, द सेकंड मैन टू टेम्प्ट थॉमस आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ पॉलिटिकल एलाई फ्रॉम द थॉमस डेज एज चांसलर। वो थॉमस एलाई को बताता है, थॉमस बैकेट को बताता है कि वो एक पॉलिटिकल अलाई था जबकि वो चांसलर थे, जैसे कि हमने पहले इन्हें देख चुके हैं। थर्ड टेम्प्टर, थॉमस डज नॉट नो द थर्ड टेम्प्टर हु आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज सिंपल बैरन। जो थर्ड टेम्प्टर है वो खुद को सिंपल बैरन बताता है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ टेम्प्टर। द फोर्थ टेम्प्टर इज अनएक्सपेक्टेड। Now first night, though none of the 4 nights is particularly individualized before Becket's murder, the first night gives his name as Reginald Fitzurse afterward when he addresses the audience। जो फर्स्ट नाइट है वो जो जो 4 नाइट्स हैं उनको इंडिविजुअली कैरेक्टराइज नहीं किया गया है, बट बैकेट के मर्डर से पहले जो फर्स्ट नाइट है वो अपना जो नाम बताता है वो बताता है रेजिनाल्ड फिट्जअर्ज। Second night, though none of the 4 nights is particularly individualized before, the second night is William D. Tracy afterward। जो हमने ये पहले उसमें देखा था कि जो 4 नाइट्स हैं वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअलाइज नहीं किए गए हैं, लेकिन जो सेकंड नेम है वो है आपका विलियम डी ट्रेसी आफ्टरवर्ड। नाउ थर्ड नाइट, though we know that 4 nights are not particularly individualized, but his name was Hughes D. Mobile। So Hughes D. Mobile is his name. Fourth night, though none of the 4th night is particularly individualized, but the 4th night is introduced as Richard Brito afterward। जो उनका नाम है वो है रिचर्ड ब्रिटो, जो 4th night है। Henry is King Henry II, though not a speaking character in the play, is large influence on the action। जो किंग हेनरी सेकंड है उन्होंने पूरे प्ले में
कुछ भी उन्होंने नहीं बोला है, बट वो एक बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरे प्ले में। पोप के बारे में बात करते हैं। दो दो नॉट अ स्पीकिंग कैरेक्टर, सो देखिए पोप भी आपका क्या है, स्पीकिंग कैरेक्टर नहीं है, बट ये हम देख सकते हैं कि वो फिगर क्या है, प्रोमिनेंटली वहां पर होता है। अब हम समरी के बारे में बात करेंगे। इलियट रोज हिज प्ले फॉर एन ऑडियंस एक्सपेक्टेड टू नो हिम नो द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ थॉमस बैकेट एंड किंग हेनरी सेकेंड। जो इलियट है उन्होंने इस प्ले को इसलिए लिखा है कि जो ऑडियंस है उन्हें पता चले थॉमस बैकेट के बारे में और किंग हेनरी सेकेंड के बारे में। फॉर दैट रीजन अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द दैट स्टोरी कंटेंट द अबाउट थॉमस बैकेट एंड किंग हेनरी सेकेंड section of the note will greatly aid to comprehension of his this summary। तो जो एक स्टोरी है वो है अबाउट थॉमस बैकेट एंड किंग हेनरी सेकेंड। मर्डर इन कैथेड्रल ओपन इन आर्चबिशप्स हॉल इन December 2nd 1170। तो मर्डर इन कैथेड्रल जो प्ले है वो शुरू होता है आपका December 2nd 1170 में। कहाँ पर? आर्च बिशप्स के हॉल में। अ कोरस कंप्राइजिंग वुमेन ऑफ कैंटरबरी, जो एक कोरस है वहाँ पर, वो वुमेन ऑफ कैंटरबरी उसमें है, हैज़ गैदर्ड एट द कैथेड्रल विद सम प्रीमोनिशन ऑफ टेरिबल इवेंट टू कम। In a long speech, they reflect on how their lives are defined by suffering and reflect on their Archbishop Thomas Becket। वो अपनी एक लॉन्ग स्पीच में थॉमस बैकेट के बारे में बताते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सफरिंग से भरी हुई है। It has been in exile from England for 7 years। सॉरी, he has been। तो जो थॉमस बैकेट है उसे एग्जाइल पर भेजा गया है इंग्लैंड से 7 ईयर्स के लिए। आफ्टर टेरिबल क्लैश विद किंग हेनरी सेकेंड। किंग हेनरी सेकेंड के साथ में आर्च बिशप का जो है क्लैश होता है और उसे एग्जाइल में भेज दिया जाता है। द वुमेन वरी दैट हिज रिटर्न कुड मेक देयर लाइव्स मोर डिफिकल्ट बाय एंगरिंग द किंग। अब जो वुमेन है वो इस बात से दुखी हैं कि जो बिशप वापस आएगा तो इससे जो किंग है वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और उनकी जो लाइफ है फिर से वही सफरिंग वाली हो जाएगी। 3 priests enter the hall and also lament Thomas's absence and debate the ramification of the potential return। अब जो 3 जो प्रीस्ट हैं वहाँ पर वो भी वहाँ पर लेमेंटेशन करते हैं, रोते हैं हॉल में और थॉमस एब्सेंस और उसके बारे में डिबेट करते हैं, उसके रिटर्न के बारे में बात करते हैं। और हेरोल्ड अराइव्स, जो हेरोल्ड है वो वहाँ पर आता है, ब्रिंगिंग न्यूज़ दैट थॉमस हैज़ इंडीड रिटर्न टू इंग्लैंड एंड विल सून अराइव इन कैंटरबरी। अब यहाँ पर जो हेरोल्ड है, यहाँ पर आपको याद रखना है, जो हेरोल्ड है वो फर्स्ट टाइम न्यूज़ लेके आता है कि थॉमस इंग्लैंड में पहुँच चुका है और सून अराइव इन कैंटरबरी, और जल्दी ही वो कैंटरबरी में पहुँच जाएंगे। द हेरोल्ड क्वेश्चंस their hopes and Thomas's return indicates reconciliation with Henry and confesses his own concern that violence is soon to follow the Archbishop's return। और वो ये भी बताता है कि बहुत जल्दी वायलेंस वहाँ पर होने वाली है, जैसे आर्च बिशप वहाँ पर आते हैं उसके बाद वायलेंस वहाँ पर होगा। वंस दी हेराल्ड लीव्स, जो हेराल्ड है वो वहाँ से जाता है जैसे ही, द प्रीस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन थॉमस टाइम एज चांसलर ऑफ इंग्लैंड। जो प्रीस्ट है वो जब थॉमस चांसलर था इंग्लैंड का उसके बारे में बात करता है। व्हेन ही सर्व्ड एज अ सेकुलर एडमिनिस्ट्रेटर अंडर हेनरी। द कोरस लिसनिंग टू द प्रीस्ट डिस्कस द मैटर कन्फेस देयर डिसअपॉइंटमेंट्स their disappointment as his return which they believe will bring them more suffering। अब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ही वो वापस आएगा तो इससे उनकी जो सफरिंग है वो बढ़ जाएगी। They admit their lives are hard but predictable
and they would rather perish in quiet than live through the turmoil of new political and spiritual upheaval. So they admit that their lives are hard but predictable. वो एडमिट करते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी हार्ड है और वो इस चीज़ को शांति के साथ में वो इसे पैरिश करेंगे और जो टर्मोइल है उसे वो देखते रहेंगे. The second priest insult them and insist they fake happiness to welcome Thomas. और जो second priest है वो उनको उनको कहता है कि आप लोग क्या करते हैं, फेक हैप्पीनेस के लिए को शो कर रहे हैं टू वेलकम द थॉमस. However, Thomas enters during the exchange and stresses that priest is mistaken to chide them since they have some sense of difficulty that awaits them. He stresses that all should submit to patience since none can truly know God's plan or intention. तो यहाँ पर जब थॉमस आता है वो कुछ इस बारे में फिर बात करता है और वो स्ट्रेस करता है फिर बाद में कि हमें कुछ पेशेंस दिखाना होगा और गॉड के जो प्लान होते हैं उन्हें कोई नहीं जानता. अ सीरीज ऑफ टेम्पटर्स एंटर्स. तब एक कुछ टेम्पटर्स वहाँ पे आते हैं जो हम पहले देख चुके हैं कैरेक्टर्स लिस्ट में. वन बाय वन ईच अटेम्प्टिंग टू कॉम्प्रोमाइज थॉमस इंटीग्रिटी. वन बाय वन आते हैं और अपना जो एक जो उनका नेचर है उसके बारे में बात करते हैं. The first tempter reminds Thomas of the libertine ways of his youth and tempts him to relinquish his responsibilities in favor of a more carefree life. तो जो पहला टेम्प्टर वहाँ पर आता है वो थॉमस को उसके यूथ के दिनों को याद दिलाता है और कहता है कि उसे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें रेलिंक्विश कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और एक केयर फ्री लाइफ जीनी चाहिए. द सेकेंड टेम्प्टर सजेस्ट थॉमस रिक्लेम द टाइटल ऑफ चांसलर. जो सेकंड जो टेम्प्टर है वो थॉमस से कहता है कि उसे अपना जो टाइटल ऑफ चांसलर है उसे दोबारा रिक्लेम करना चाहिए. एंड सिंस ही कुड डू मोर गुड फॉर द पुअर थ्रू अ पावरफुल पॉलिटिकल पोस्ट देन ही कुड एज अ रिलीजियस फिगर. तो उसे लगता है कि एक पॉलिटिकल जो फिगर है उसकी जब वो एक पॉलिटिकल फिगर होगा तो वो अच्छा काम कर पाएगा पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, देन द रिलीजियस फिगर, एक रिलीजियस फिगर की बजाय. द थर्ड tempter posit a progressive form of government in which a ruler and barons work together as coalition. अब जो थर्ड टेम्प्टर है वो बात करता है कि एक कोalition गवर्नमेंट के को वर्क करना चाहिए जिसमें एक रूलर और बैरन सब साथ में वर्क कर सकते हैं. In fact, he offers Thomas a chance to rule and break new ground in government. वो थॉमस को भी ऑफर करता है कि वो जाकर ये रूल करे. थॉमस इजीली रिजेक्ट्स ऑल थ्री टेम्प्टर्स. जो थॉमस है वो तीनों टेम्प्टर्स को रिजेक्ट कर देता है. आफ्टर ऑल दे आर फॉर्म ऑफ टेम्पटेशंस दैट ही हैज़ ऑलरेडी रिजेक्टेड इन हिज लाइफ. तो ये सारे टेम्पटेशन जो थे वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में रिजेक्ट कर चुका था. द फोर्थ टेम्प्टर एंटर्स एंड सजेस्ट द आइडिया ऑफ मार्टिडम विच ही नोट्स वुड गिव थॉमस द ग्रेटेस्ट डोमिनियन ओवर हिज एनिमीज. वो आइडिया ऑफ मार्टिडम ये फोर्थ टेम्प्टर उसे सजेस्ट करता है. He would be remembered throughout the ages if he allowed himself to die for the church, while his enemies would be judged and then forgotten by time. तो वो कहता है कि मार्टिडम का जो आइडिया है उसकी वजह से उसे थ्रू-आउट द एजेस याद रखा जाएगा और अगर वो चर्च के लिए अपनी जान दे देता है और उसके जो एनिमी हैं वो भुला दिए जाएंगे टाइम के साथ. Thomas is shaken by this temptation since it is something he has often entertained in his private moments. तो थॉमस जो है इस टेम्पटेशन से बिल्कुल उसको ये टेम्पटेशन अच्छा लगता है क्योंकि उसके बारे में उसने सोचा होता है. He recognizes that to die for pride, which is the wrong reason, would compromise the integrity of martyrdom, so he must overcome that impulse if his death is to have meaning. Now he is thinking about martyrdom. While he considers the dilemma
All of the characters thus far mentioned, except the herald, give a long address considering the uncertainty of life. तो हेरोल्ड के अलावा जितने भी टेम्पटेशन थे वो कैरेक्टर्स अपने लॉन्ग एड्रेसेस देते हैं. When they finish, Thomas announces that his way is clear. He will not seek martyrdom from fame, but instead will submit to God's will. He has accepted his fate. अब वो लास्ट में ये शो करता है कि मार्टिडम को मीन्स मार्टिडम के लिए वो नहीं सोचेगा, बट गॉड्स जो विल होगी, जो भगवान की जो इच्छा होगी, उसको वो एक्सेप्ट करता है एज हिज फेट. वट एवर विल हैपन इट विल बी हियर. सो पार्ट फर्स्ट यहाँ पे एंड हो जाता है. बिटवीन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड थॉमस बैकेट प्रीचेस अ सर्मन इन एन इंटरल्यूड. जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड है उसके बीच में एक इंटरल्यूड भी आता है जिसमें थॉमस बैकेट एक सर्मन टीच करता है, in which he restates the lesson he learned at end of part first. The interlude is set in the Cathedral of Christmas morning in 1170. जो 1170 में की जो स्टोरी है उसमें वो क्रिसमस मॉर्निंग की को उसमें शो किया हुआ है. In the sermon, Thomas considers the mystery of Christianity, which both mourns the and celebrates the effect of Christ's death. Christian mourns the world that made it necessary, while celebrating the sacrifice that enables other to transcend that world. He suggests that the appreciation of martyr is a smaller version of that mystery and defines the true martyr as he who has become the instrument of God, who has lost his will in the will of God, not lost it but found it, for he has found the freedom of the submission of God. तो ये यहाँ पर एड्रेस करता है कि जो भी इंसान है उन्हें गॉड की विल के लिए सबमिट हो जाना चाहिए. He closes his sermon by admitting he might not preach to this congregation again. यहाँ पर इसी sermon के साथ में वो admit करता है कि वो दोबारा इस तरह से भीड़ को दोबारा preach नहीं कर पाएगा. The first scene of the part second is set in the Archbishop Hall on the 29th 1170. जो first scene है part second का वो आर्च बिशप के हॉल में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका याद रखने के लिए कि आपको December 29 1170 में आर्च बिशप के हॉल में वो सेट किया गया है. द टेरिफाइड कोरस बिगिन विद द ऑमनियस एड्रेस. जो टेरिफाइड, जो डरा हुआ जो कोरस है वो ऑमनियस एड्रेस करता है, अशुभ बातें कहता है. आफ्टर विच 4 बूरिस नाइट्स एंटर, और 4 वहाँ पे जो नाइट होते हैं वो आते हैं. They insist they are there on Henry's business from France and demand an audience with Thomas despite attempt by the priest to distract them. वो बताते हैं वहाँ पर कि वो हेनरी की तरफ से आए हैं. Thomas arrives and is immediately insulted and chided by the knights for what they perceive as disloyalty towards Henry and misuse of Archbishop's position to incite opposition to England. तो यहाँ पर जैसे ही थॉमस वहाँ पर आता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट की जाती है, उसे बुरा भला कहा जाता है और नाइट्स उसे कहते हैं कि तुमने ये डिसलॉयल्टी है आपकी और मिसयूज ऑफ आर्च बिशप्स पोजीशन, और जो आर्च बिशप की पोजीशन है वो आपने उसका मिसयूज किया है और अपोजिशन को इंसाइट करने की कोशिश की है. थॉमस डिनाइज देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स but also reveals a serenity and readiness to die when necessary. थॉमस इस बात के लिए कहता है कि आपने इन इवेंट्स को गलत इंटरप्रेट किया है और साथ में ही वह रेडीनेस दिखाता है कि जब भी ज़रूरत हो वो मर सकता है. The knights attempt to attack him but are interpreted by the priest. जो priest हैं उनको जो नाइट है वो अटैक करता है और जो प्रीस्ट है वो उसे रोकते हैं. अ मोर स्पेसिफिक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट फॉलोज, और यहाँ पे पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट फिर से शुरुआत होती है, ड्यूरिंग विच थॉमस कंटिन्यूज टू डिनाई देयर क्लेम्स एंड इंसल्ट दैम एज ओवरली कंसर्न विद
petty political matters। और जो थॉमस है वो उनके जितने भी क्लेम्स होते हैं कि आप पॉलिटिकल इंसाइट कर रहे हैं, लोगों को पॉलिटिकली इंसाइट कर रहे हैं, उसको डिनाई करता है। और साथ ही साथ उन्हें कहता है कि तुम लोग कंसर्न हो पेटी पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। एंग्री द नाइट्स threaten the priest with death if they let Becket escape and then knights leave। अब यहाँ पर जो नाइट्स हैं वो प्रीस्ट को भी यहाँ पर थ्रेटन करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर बैकेट यहाँ से भागा तो तुम्हें भी उनके साथ में मार दिया जाएगा। और इसके साथ ही नाइट्स वहाँ से चले जाते हैं। द कोरस गिव्स अ ब्रूटल इवोकेटिव स्पीच एंड थॉमस कम्फर्ट देम। जो कोरस है वो फिर से ब्रूटल इवोकेटिव स्पीच देते हैं, थॉमस उनको कंफर्ट करता है। ही एक्नॉलेजेस दैट बाय बेयरिंग नेसेसरी विटनेस टू द रिचुअल ऑफ द डेथ their lives will grow more difficult, but he maintains that they can find comfort in recollection on the having been here this fateful day। बट वो मेंटेन करता है, उन्हें कहता है और उन्हें कंफर्ट देने की कोशिश करता है कि आप लोग यहाँ पर इस फेटफुल डे में हैं तो आप लोग ज़रूर इससे आपको एक कंफर्ट मिलेगा और इससे आपको लिबर्टी मिलेगी। एज द नाइट्स अप्रोच अगेन, अब दोबारा से नाइट्स वहाँ पर आते हैं। द प्रीस्ट बेग थॉमस टू फ्ली, जो प्रीस्ट हैं वो थॉमस को भागने के लिए कहते हैं, बट ही रिफ्यूजेस, वो मना कर देता है। द नाइट्स फोर्स हिम फ्रॉम द हॉल एंड इनटू द कैथेड्रल अगेंस्ट हिज प्रोटेस्टेशन। तो जो नाइट्स हैं वो उसे फोर्स करते हैं हॉल से और उसे कैथेड्रल में ले आते हैं। As the scene changes, the women of the chorus steal themselves from the death soon to follow। और जो कोरस हैं वो चेंज हो जाता है, वो सीन चेंज होता है और जो वुमेन ऑफ कोरस है वो खुद को स्टील करते हैं। The priest bar the doors which the knights then begin to besiege। अब जो प्रीस्ट हैं उन्होंने डोर्स को बंद करने की कोशिश की लेकिन नाइट्स उसे बिसीज कर लेते हैं। द प्रीस्ट आर्ग्यूमेंट डू नॉट कन्विंस थॉमस, जो प्रीस्ट के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो थॉमस को कन्विंस नहीं कर पाते। हु अक्यूजेस देम ऑफ थिंकिंग टू मच ऑफ कॉज एंड अफेक्ट रादर देन एक्सेप्टिंग गॉड्स प्लान। तो जो थॉमस है वो उनको कहता है कि आप कॉज और इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको गॉड्स के प्लान की तरफ जाना चाहिए। मीन्स गॉड्स विल इज द सुपीरियर। फाइनली द प्रीस्ट ओपन द डोर एंड द नाइट्स ड्रंकली एंटर। प्रीस्ट डोर को खोल देते हैं और जो नाइट्स हैं वो ड्रंकली आते हैं। दे डिमांड थॉमस लिफ्ट ऑल द एक्सकम्युनिकेशन ही हैज़ पुट अपॉन इंग्लिश रूलर्स। उन्होंने थॉमस से कहा कि आपको जो जितने भी एक्सकम्युनिकेशंस है वो सारे आपको उठा देने चाहिए, ये आपको हटा देने चाहिए जो भी आपने इंग्लिश रूलर्स के लिए रखे हैं। ही रिफ्यूजेस दैट दे मर्डर हिम, वो थॉमस मना कर देता है और जो नाइट्स थे वो उसे मर्डर कर देते हैं। वाइल थॉमस इज़ बीइंग मर्डर द कोरस इज़ गिविंग, जो कोरस है वो काफ़ी लंबा डेस्परेट एड्रेस लेमेंटिंग देता है। द लाइफ दे विल नाउ हैव टू लीड इन द शेडो ऑफ थॉमस इज मार्टिरडम। और जो कोरस है वो बहुत एक लंबी डेस्परेट एड्रेस लेमेंटेशन देते हैं कि अब उन्हें किस तरह से जीना पड़ेगा थॉमस के मार्टिरडम के साथ में। आफ्टर द मर्डर इज डन द फोर नाइट्स एड्रेस द ऑडियंस डायरेक्टली। जो नाइट्स थे मर्डर के बाद में ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। दे विश टू एक्सप्लेन देमसेल्फ एंड डिफेंड देयर एक्शन, वो खुद को एक्सप्लेन करते हैं और डिफेंड करते हैं जो उन्होंने किया होता है। द फर्स्ट नाइट एडमिट्स ही हैज़ नो फैसिलिटी फॉर आर्ग्यूमेंट एंड सो एक्ट्स एज MC टू इंट्रोड्यूस द अदर नाइट्स। तो जो फर्स्ट नाइट है वो अदर नाइट्स को इंट्रोड्यूस करता है। द सेकेंड नाइट सेज ही अंडरस्टैंड हाउ द ऑडियंस एंड द स्टोरी विल हेट दैम but begs the audience to realize the knights were disinterested in murder. They were merely following orders that were necessary for the good of England. So it is
important to know that the second night tells the audience that okay, हिस्ट्री उनको हेट करेगी, लेकिन वह ऑडियंस कहता है कि हमने सिर्फ ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया है जो कि गुड फॉर इंग्लैंड थे, इंग्लैंड की अच्छाई के लिए थे. द थर्ड नाइट प्रेजेंट्स अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट सजेस्टिंग दैट Becket was guilty of betraying the English people and hence was killed justly. तो कहते हैं कि जो बैकेट था, थॉमस बैकेट था, उसकी गलती थी कि उसने धोखा दिया था, बिट्रेइंग, गिल्टी ऑफ बिट्रेइंग और इंग्लिश पीपल, एंड हेंस ही वाज किल्ड जस्टली, और उसे एक न्याय के तहत किल किया गया, मारा गया. द फोर्थ नाइट सजेस्ट दैट बैकेट विल्ड हिज ओन डेथ बाय परस्यूइंग मार्टिरडम फॉर सेक ऑफ राइट. तो यहाँ पर जो फोर्थ नाइट है वो कहता है कि जो बैकेट था उसकी खुद वो मार्टिडम को परस्यू कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया. हेंस इज गिल्टी ऑफ सुसाइड मेकिंग द नाइट्स नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर. और वो कहता है कि ये एक सुसाइड था थॉमस बैकेट का, ना कि एक मर्डर. वंस द नाइट्स लीव, जब नाइट्स चले जाते हैं, द प्रीस्ट लैमेंट्स थॉमस डेथ एंड वरी अबाउट व्हाट द वर्ल्ड विल बिकम. अब यहाँ पर जो नाइट्स हैं वो चले जाते हैं और जो प्रीस्ट है वो लैमेंटेशन करते हैं वहाँ पर, जो थॉमस बैकेट है उसके लिए रोते हैं वहाँ पर, और इस बारे में वो सोचते हैं कि अब जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा. द कोरस गिव्स द फाइनल स्पीच रिवीलिंग दैट दे हैव एक्सेप्टेड देयर ड्यूटी एज क्रिश्चियन. और जो कोरस है वो लास्ट में ये स्पीच, एक फाइनल स्पीच देते हैं जिसमें वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो ड्यूटी एज क्रिश्चियन को. They acknowledge that living up to the sacrifice Thomas made it difficult, but that they will be spiritually richer for undertaking this challenge, and they beg mercy and forgiveness from Thomas and God. जो थॉमस एंड गॉड से वो मर्सी के लिए बेग करते हैं और देखते हैं कि जो सेक्रीफाइस थॉमस ने की थी वो डिफ़िकल्ट है, बट वो स्पिरिचुअली रिचर लाइफ जिएंगे. अब अगर हम यहाँ पर थीम्स की बात करें तो थीम्स में आपका सबसे पहले आता है मार्टिडम, विच वाज सीक बाय द थॉमस बैकेट. वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लिसिट philosophies Eliot explored is what constitutes a true Christian martyr. As Thomas explains his interlude sermon, a martyr is not merely one who dies for God, but rather one who allows himself to be the instrument of God. तो कहता है, जो थॉमस है वो मार्टिरडम के बारे में कहता है कि जो मार्टियर है वो कौन है, वो सिर्फ गॉड के लिए मरता नहीं है बल्कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड की तरह वर्क करता है. He argues that a martyr is not made by accident but rather by God's will. जो मार्टियर होता है वो गॉड की विल से बनता है, मीन्स भगवान की इच्छा से बनता है. Thomas's journey in part first is marked by his acceptance that he wants to seek martyrdom for the sake of his pride and worldly glory, and this subsequent willingness to rid him for those desires and to die solely God's cause. और जो थॉमस है वो एक्सेप्ट करता है कि he wants to seek martyrdom for the sake of his pride, और जो उसकी डेथ है वो सिर्फ गॉड्स कॉज के लिए है, मीन्स भगवान की इच्छा के लिए और भगवान के काम के लिए वो मर रहा है. फर्दर द प्ले एक्सप्लोर्स martyrdom in terms of how it impacts the true believers who come forward. जो यहाँ पे प्ले जो है वो मार्टिडम को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. The chorus must come to terms with the fact that a martyr's death saddles them with a burden to validate the sacrifice through their own lives. तो यहाँ पर कोरस बताता है यहाँ पर कि जो कोरस है वो यहाँ पर ये शो करने की कोशिश करता है, ये बताता है कि उन्हें जो वैलिडेट किया है, करना है, जो सेक्रीफाइस की है, वो उन्हें अपनी लाइफ्स को सोरो आउट देकर इसे वैलिडेट करना है. इन मैनी वेज अ ट्रू मार्टियर मस्ट डाई एज क्राइस्ट डिड because God wills it,
and those Christians who follow are expected to subsume their own lives in service of God for that reason, और अपनी जो लाइफ है वो भगवान की सर्विस में लगा देनी चाहिए. Second theme is time. The question of time runs throughout the entire play and informs the theology behind Thomas's recognition of his role as a martyr. Time is presented as earthly human concern in the play. जो टाइम है उसे earthly बताया गया है और human concern के लिए बताया गया है. Time leads humans to think of events in terms of cause and effect and to therefore make decision on basis of efficiency and outcome. However, to consider anything from this perspective allows to a person to justify his action, so that the distinction between God and evil is blurred. Thomas considers that his decision to willingly submit himself to be an instrument God's will is a decision made out of time. यहाँ पर थॉमस बताता है कि उसका जो डिसीजन है वो टू विलिंगली सबमिट हिमसेल्फ टू बी एन इंस्ट्रूमेंट गॉड, की वो खुद इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बनने की जो कोशिश कर रहे हैं और खुद से वो ये बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो डिसीजन है वो आउटसाइड ऑफ टाइम है. इट इज़ नॉट मेड फॉर दिस इफेक्ट. ये जो है डिसीजन वो किसी इफेक्ट को देखते हुए नहीं लिया गया है. मीन्स कि इट इज़ नॉट कि उसने डिसाइड नहीं किया है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, बट इनफैक्ट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनी ह्यूमन, और ये किसी ह्यूमन के द्वारा नहीं समझा जा सकता. सिंस नो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड गॉड, की भगवान को कोई भी नहीं समझ सकता. थॉमस सजेस्ट दैट फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव द लिमिटेशंस ऑफ टाइम डू नॉट अप्लाई. थॉमस सजेस्ट करते हैं कि जो गॉड का पर्सपेक्टिव होता है उसमें टाइम की लिमिटेशन को अप्लाई नहीं किया जा सकता है. द प्ले proposes that humans are tormented by difficulties and complications that time puts upon us. टाइम के द्वारा ही जो हमारे ऊपर डिफ़िकल्टीज और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके द्वारा हम टॉर्मेंट किए जाते हैं. वेयर इज ridding ourselves of our personalities in order to God's instrument allows us to transcend those limitations. अगर हम एक गॉड के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करने की कोशिश करेंगे तो हम उन लिमिटेशन से बाहर चले जाते हैं. द व्हील. अब व्हील के बारे में बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है. द व्हील वॉज अ कॉमन इमेज इन मीडिएवल थियोलॉजी. ये जो व्हील है वो एक कॉमन इमेज है जो कि मीडिएवल थियोलॉजी में है, एंड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एट वर्क इन मर्डर ऑफ कैथेड्रल. जिससे हमें मर्डर ऑफ कैथेड्रल का जो एक आइडिया है उसको समझने में हमें हेल्प मिलती है. एसोसिएटेड प्राइमरली विद द मीडिएवल थिंकर बेथियस, द व्हील इमेज posits that God sits at the center of large wheel and hence understand the system behind its rotation. जो गॉड है उस एक बड़े व्हील, जाइंट व्हील के बीच में गॉड बैठे होते हैं और उस व्हील का जो चलने का जो एक रोटेशन का जो टाइमिंग है और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो गॉड जानते हैं. ह्यूमन हु लिव एट द वेरियस प्लेसेस अलोंग द एज ऑफ द व्हील आर confounded by those rotation and cannot glimpse the order behind them. अब जो रोटेशन है, व्हील का जो रोटेशन है ना वो क्योंकि राउंड होता है इसलिए हमें पता नहीं होता. जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, उस रोटेशन को नहीं समझ पाते और ना ही उनका जो ऑर्डर है उसको समझ पाते हैं. Thus serenity comes in accepting that we can never understand the working of the universe and should instead endeavor to transcend our humanity so as to deserve God's protection after death. तो हमें ये जो है हमें serenity comes in accepting, कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते और हमें एक जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड है उसकी तरह काम करना है, जिसके बाद जो डेथ के बाद हमें प्रोटेक्शन गॉड की तरफ से दी जाएगी. थॉमस एंटर्स द प्ले प्रिपेयर्ड टू सीक मार्टिडम फॉर अर्थली रीजन बट लर्न्स दैट ही मस्ट सिंपली सबमिट हिमसेल्फ टू गॉड्स कंट्रोल.
वो एक अर्थली रीज़न के लिए, मार्टिडम के लिए खुद को पेश करता है, खुद को सामने करता है, बट लास्ट वो ये भी कहता है, ये भी समझता है कि जो मुझे मार्टिडम के लिए गॉड्स का जो कंट्रोल है उस पर सबमिट होना पड़ेगा। मीन्स जो थॉमस बैकेट हैं वो ये शो करते हैं कि यहाँ पर उनके हाथ में कुछ नहीं है। ओके, सो ही मस्ट सबमिट टू गॉड। सो होल ड्रामा शोज द क्रिश्चियनिटी, जो आइडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी है उनको ना शो करने के लिए यहाँ पर इस प्ले को लिखा गया है। उन चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इस पूरे प्ले को समझाया गया है और लिखा गया है। नेक्स्ट इज पॉलिटिक। इलियट एम्ड to craft a play built around ritual rather than around human psychology, and yet the story of Thomas Becket is too heavily political to support a solely theological framework। और ये बिल्कुल political से related story इसमें है। Politics are present throughout the play, from the exposition given by the priest before Becket arrives to the argument the knight make to Thomas and directly to the audience। और यहाँ पर हमें यहाँ जो जितने भी एक्सपोजिशन दिए जाते हैं, जितने भी एड्रेसेस किए जाते हैं, जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है और पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। सफरिंग इज इन द प्ले हैज़ टू मीनिंग। यहाँ पे सफरिंग के दो मीनिंग प्ले में हमें देखने को मिलते हैं। इन द मोस्ट कॉमन यूसेज सफरिंग मीन्स टू अंडरगो पेन और डिस्ट्रेस। अगर कॉमन यूसेज की बात करें तो जब कोई पेन के या डिस्ट्रेस के अंडर में होता है तो उसे सफरिंग का नाम दिया जाता है। और द हॉरिफिक इमेजरी ऑफ द कोरस स्पीच एज वेल एज द डिटेल दे गिव अबाउट देयर डेली टॉयल स्ट्रेसेस, हाउ मच सफरिंग दे अंडरगो। और जो वहाँ पर दिखाई जाती है, कोरस की स्पीच में जो इमेजरी दिखाई जाती है वो उस सफरिंग के बारे में बात की जाती है। सेकंड, this is the next theme, we can call it, in a variety of ways. Eliot explores the theme of opposites, elements that contain a contradictions within them। यहाँ पे हमें opposites देखने को मिलते हैं जिनके बीच में contradiction देखने को मिलता है। The most explicit manifestation of theme is the mystery of the Christ death, which is paralleled in the death of martyrs। जो क्राइस्ट की डेथ थी वही मार्टियर की डेथ के साथ में पैरेलल करके दिखाई जाती है। सो विद दिस वी एंड दिस क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।